हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। बिना कहे ही आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए करिए। तो आज की क्लास में हम सामाजिक स्थिरीकरण पर बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण ये शब्द भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र जैसे हमारी पृथ्वी में एक के ऊपर एक परत ऐसे है, तो उसी प्रकार हमारे समाज में भी स्थिरीकरण पाया जाता है। ऊपर नीचे स्थिरीकरण विद्यमान है। कोई ऊपर पद पर है, कोई नीचे पद पर है। तो हमारे समाज में भी भूगर्भ शास्त्र की तरह हमारे समाज में भी स्थिरीकरण पाया जाता है। तो स्थिरीकरण शब्द ये भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। यह एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक विभेदीकरण की व्यवस्था है। स्थिरीकरण ये सामाजिक विभेदीकरण की व्यवस्था है जिसमें सामाजिक पदों में श्रेणीबद्धता पाई जाती है। श्रेणीबद्धता मतलब रैंकिंग पाई जाती है। कोई उच्च पद पर है, कोई निम्न पद पर है। जो जिस पद के योग्य है वो उस पद पर है। इन सामाजिक पदों के धारण करने के कारण सामाजिक महत्व की दृष्टि से व्यक्ति एक दूसरे से उच्चता, समानता एवं निम्नता का व्यवहार रखते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण असमानता या विषमता को जन्म देती है। जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था तथा संपत्ति व्यवस्था आदि सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार हैं। सामाजिक स्थिरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित किया जाता है तथा ऐसे समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण ये विभेदीकरण पर भले ही आधारित होता है, लेकिन ये समाज की एकता को भी बनाने में बहुत योगदान देता है। सामाजिक स्थिरीकरण से जो व्यक्ति जिस पद के योग्य होता है उसे उसकी योग्यता के अनुसार वो पद प्राप्त होता है। आगे हम सामाजिक स्थिरीकरण की परिभाषाएं देखेंगे। सामाजिक स्थिरीकरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। तो समनर के अनुसार इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्गीय घृणा उपस्थित नहीं रही हो। समनर ने कहा है कि ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है जिसमें वर्गीय घृणा उपस्थित नहीं रही हो या जिसमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान न रही हो। तो ऐसा आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी समय नहीं है। अगली परिभाषा गिटलर के अनुसार गिटलर ने कहा है असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। गिटलर ने कहा है असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, जबकि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। ये परिभाषा दी है गिटलर ने। इनकी परिभाषा में महत्वपूर्ण कीवर्ड जो है वो है एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में, विस्तार और प्रकार में अंतर। ये इनकी परिभाषा का कीवर्ड है। जिस वर्ड ने परिभाषा दी है इन्होंने कहा है सामाजिक स्थिरीकरण समाज का अस्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा
संबद्ध होते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण समाज का अस्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। अगली परिभाषा रेमंड मूर के अनुसार इन्होंने कहा है स्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। इनकी परिभाषा का कीवर्ड है उच्चतर और निम्नतर में क्षैतिज विभाजन। उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, ये रेमंड मूर ने कहा है। अगली परिभाषा सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने दी है। उन्होंने कहा है स्त्रीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। ये परिभाषा दी है सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने। स्त्रीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च श्रेणी या उच्च स्थिति प्राप्त होती है। अगली परिभाषा पार्सन्स ने दी है। इन्होंने कहा है किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे इनकी परिभाषा में ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन स्त्रीकरण है। पार्सन्स की परिभाषा में क्रम विन्यास ये कीवर्ड है। नेक्स्ट परिभाषा ऑगबर्न एवं न्यूकॉफ ने दी है। इन्होंने कहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़ी बहुत अस्थायी परिस्थितियों के आधार पर उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्त्रीकरण के नाम से जानी जाती है। ये परिभाषा ऑगबर्न एवं न्यूकॉफ ने दी है। सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं। ट्यूमिन द्वारा सामाजिक स्त्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। पहला है सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। दूसरी इन्होंने विशेषता बताई सामाजिक स्त्रीकरण प्राचीन है। तो ये बहुत प्राचीन समय से सामाजिक स्त्रीकरण व्याप्त है हमारे समाज में। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाई जाने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर समाज में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। अगली विशेषता है सामाजिक स्त्रीकरण के अलग अलग स्वरूप हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे जाति के आधार पर पाया जाता है, फिर वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण है, वर्ण के आधार पर स्त्रीकरण है। तो इस प्रकार सामाजिक स्त्रीकरण का अलग अलग स्वरूप है। अगली विशेषता सामाजिक स्त्रीकरण परिणात्मक होता है। तो इसका अर्थ होता है कि समाज में स्तर के आधार पर जैसा होगा उसका स्वरूप भी वैसा होगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि सामाजिक मूल्य प्रतिमान के आधार पर यदि वर्ग व्यवस्था होगी तो समाज में खुलापन होगा, और अगर बंद व्यवस्था के आधार पर स्त्रीकरण होगा तो उसमें सामाजिक मूल्य इन सब का ज़्यादा महत्व होगा। और अगर खुली व्यवस्था यानी वर्ग व्यवस्था में स्त्रीकरण देखा जाएगा तो उसमें खुलापन दिखाई देगा। तो जिस प्रकार का स्त्रीकरण होगा उसका परिणाम भी वैसा ही देखने को मिलेगा। सामाजिक स्त्रीकरण का वर्गीकरण मैक्स वेबर ने आधुनिक समाज को 4 वर्गों में श्रेणीबद्ध किया है। 4 वर्ग। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण को 4 वर्गों में आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में 4 वर्गों में श्रेणीबद्ध किया है। पहला है धनी वर्ग,
दूसरा है बुद्धिजीवी प्रशासनिक एवं प्रबंधक वर्ग। तीसरा है परंपरागत निम्न मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग। और चौथा है मजदूर वर्ग। ये वर्गीकरण, स्त्रीकरण का ये वर्गीकरण मैक्स वेबर ने दिया है। धनी वर्ग, बुद्धिजीवी प्रशासनिक एवं प्रबंधक वर्ग, परंपरागत निम्न मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग। टीवी वोटोमोर ने 4 प्रकार से स्त्रीकरण का उल्लेख किया है। पहला है दास प्रथा, दूसरा है संप्रदाय या जागीर, तीसरा है जाति प्रथा, चौथा है सामाजिक वर्ग और परिस्थिति। तो टीवी वोटोमोर ने स्त्रीकरण के 4 प्रकार बताए हैं। दास प्रथा, जागीर या संप्रदाय, जाति प्रथा, सामाजिक वर्ग और परिस्थिति। कार्ल मार्क्स ने 2 प्रकार के वर्ग बताए हैं। बुर्जुआ वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग। बुर्जुआ और सर्वहारा। टीवी वोटोमोर ने 4 वर्गों का उल्लेख किया है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग, ये 4 वर्ग टीवी वोटोमोर ने बताए हैं। और स्त्रीकरण को भी इन्होंने 4 आधारों पर वर्गीकृत किया है। पहला दास प्रथा, दूसरा जागीर, तीसरा है जाति प्रथा, चौथा है सामाजिक वर्ग और परिस्थिति। स्त्रीकरण के आधार। सोरोकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण के प्रमुख 3 आधार बताए हैं। आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक का उल्लेख किया है। सोरोकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण के प्रमुख 3 आधार बताए हैं। आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक। स्त्रीकरण के प्रमुख आधार को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राणिशास्त्रीय आधार। प्राणिशास्त्रीय आधार के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों में लिंग आता है। आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक, बौद्धिक कुशलता। यानी कि प्राणिशास्त्रीय आधार में जो प्रदत्त है, जो समाज द्वारा स्थितियां प्रदत्त हैं वो आती हैं। और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। इसके अंतर्गत संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति, मतलब जिसे हमने प्राप्त किया है, अपनी योग्यता से जिसे हमने प्राप्त किया है वो आते हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण 2 वर्गों के आधार पर, पहला प्राणिशास्त्रीय आधार पर और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। अगला है स्त्रीकरण में 4 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। विभेदीकरण, पहला विभेदीकरण है और दूसरा है क्रम विन्यास, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है पुरस्कार एवं दंड। स्त्रीकरण में 4 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया है। विभेदीकरण, क्रम विन्यास, मूल्यांकन, पुरस्कार एवं दंड। तो ये जो वर्गीकरण है इन सब से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद करिएगा। अगला वर्गीकरण है पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करने वाले 6 कारकों का उल्लेख किया है जो स्त्रीकरण को निर्धारित करते हैं। टैलकाट पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करने वाले प्रमुख 6 कारकों का उल्लेख किया है जो स्त्रीकरण को निर्धारित करते हैं। पहला है नातेदारी समूह की सदस्यता, दूसरा है व्यक्तिगत विशेषताएं, तीसरा है अर्जित उपलब्धियां, चौथा है द्रव्यजात, पांचवा है सत्ता, छठा है शक्ति। इन 6 आधारों पर पार्सन्स ने सामाजिक स्त्रीकरण को बताया है। नातेदारी समूह की सदस्यता,
व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता, शक्ति। सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप या प्रकार। तो मुख्य रूप से समाज में सामाजिक स्थिरीकरण 5 आधारों पर होता है। समाज में सामाजिक स्थिरीकरण ये 5 आधार पर होता है, जिसमें दास प्रथा के आधार पर, जागीर व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्ग व्यवस्था के आधार पर और वर्ण व्यवस्था के। इन 5 के आधार पर समाज में स्थिरीकरण पाया जाता है। इन 5 के आधार पर दास प्रथा, जागीर, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। तो मुख्य रूप से ये पांच कारक सामाजिक स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बंद स्थिरीकरण में जाति प्रथा के आधार पर स्थिरीकरण है और खुला स्थिरीकरण में वर्ग व्यवस्था के आधार पर स्थिरीकरण विद्यमान है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को स्थिरीकरण का मुख्य आधार माना है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को स्थिरीकरण का मुख्य आधार माना है। बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया था: दास प्रथा, जागीर, जाति व्यवस्था और वर्ग। बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया था। किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्स वेबर ने संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान को स्थिरीकरण का मुख्य आधार माना था। मैक्स वेबर के साथ ही सोरोकिन ने भी आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक को स्थिरीकरण का सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक को सोरोकिन ने सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक को सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार माना था। थर्स्टीन वेवलेन में विलासी वर्ग के सिद्धांत में स्थिरीकरण के बारे में चर्चा की है। ऐसा समाज जहां उसके सदस्यों के बीच वास्तविक समानता हो एक कोरी कल्पना है। ये सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में कहा है। सोरोकिन ने कहा है कि ऐसा कोई समाज जहां पर सिर्फ समानता विद्यमान हो तो वो एक सिर्फ कल्पना मात्र है। ऐसा कोई, इनका कहने का मतलब है ऐसा कोई समाज है ही नहीं जहाँ पर केवल समानता ही है। हर समाज में स्थिरीकरण विद्यमान है। और अगर हम सोचते हैं कि ऐसा कोई समाज है जहाँ पर सिर्फ समानता विद्यमान है तो वो एक सिर्फ कल्पना है। ये इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में कहा है। सामाजिक स्थिरीकरण के माध्यम से समाजशास्त्री मुख्यतः 3 तथ्यों का अध्ययन करते हैं: जीवन अवसर, सामाजिक स्थिरीकरण के माध्यम से समाजशास्त्री 3 तथ्य का अध्ययन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें है जीवन अवसर, लाइफ चांस, सामाजिक हैसियत, सोशल स्टेटस, राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल। तो इन तीनों के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण की समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं। इन तीनों के आधार पर जीवन अवसर, लाइफ चांस, सामाजिक हैसियत, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल प्रभाव, इन तीनों के आधार पर। समाजशास्त्र में स्थिरीकरण शब्द भूगर्भ शास्त्र से 1940 के आसपास भूगर्भ शास्त्र में ये शब्द जो है स्थिरीकरण शब्द ये 1940 के आसपास के दौरान से लिया गया है।
सन 1953 में प्रकाशित पुस्तक क्लास स्टेटस एंड पावर ये सामाजिक स्त्रीकरण की प्रथम पुस्तक इसको मानी जाती है। क्लास स्टेटस एंड पावर ये पुस्तक 1953 में लिप्सेट एवं बेनेडिक्ट ने प्रकाशित की थी और इसे ही सामाजिक स्त्रीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में माना जाता है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।